व्यापारी था जिसके शहर में कई दुकानें थी। हर दुकान का उसे किराया आया करता था। अरे भवानी, मैं सोच रहा हूँ अपनी नुक्कड़ वाली दुकान में कुछ खाने का व्यापार डालूं। वैसे सोच तो बढ़िया है। किसको ढूंढना होगा जो अच्छा नाश्ते वाला आइटम बनाता हो? मैं एक औरत को जानती हूँ, वो विधवा है, लेकिन उसके जैसी दही कचौरी कोई नहीं बना सकता। एकदम स्वादिष्ट, खाते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। क्या वो हमारे दुकान में दही कचौरी बनाएगी? वो मेरे गांव की है, उसका एक बेटा भी है। उसे यहाँ रहने के लिए जगह देनी होगी, तब तो वो जरूर हमारे साथ काम करेगी। ठीक है, तुम उसको बोल दो। हम मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे, फिर देखते हैं। ठीक है। अगले ही दिन भवानी अपने गांव गई सीता से मिलने। अरे आप आइए आइए, कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए। तेरे लायक एक काम था। हाँ बोलिए ना। तेरी दही कचौरी पूरे गांव में मशहूर है। मैं चाहती हूँ कि तू शहर में मेरी दुकान में दही कचौरी बनाकर बेचे। जो भी मुनाफा होगा हम दोनों बांट लेंगे। अच्छा है दीदी, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं शहर में रहूंगी कहाँ? मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है। तू अपने बेटे के साथ बस शहर चल। अब ठीक है। सीता ने अपनी जरूरत का सारा सामान बांध लिया और भवानी के साथ शहर के लिए निकल पड़ी। यहाँ भवानी ने सीता को एक कमरा दे दिया। सीता और उसका बेटा उस कमरे में रहने लगे। दुकान में कचौरी बनाने और बेचने का सारा इंतजाम हो गया। सीता और उसका बेटा मिलकर कचौरी बनाया करते और भवानी काउंटर पर बैठकर पैसे लिया करती थी। एक ग्राहक ने दही कचौरी खरीदी और उसे चखी। आपकी दुकान की दही कचौरी तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ मुझे पता है। सीता के दही कचौरी का स्वाद कई ग्राहकों को पसंद आ गया। एक हफ्ते बाद भवानी ने मुनाफे का हिसाब किताब किया और सीता को मुनाफे में से आधे पैसे दे दिए। धन्यवाद दीदी। ठीक है। और आधा मुनाफा लेकर भवानी अपने घर आई। ये लीजिए इस हफ्ते का मुनाफा। वाह, इतने सारे पैसे! ग्राहकों को सीता की बनाई हुई दही कचौरी बहुत पसंद आई है। अच्छा है। सीता और उसका बेटा श्याम दोनों मिलकर दही कचौरी बनाकर बेचा करते थे और भवानी काउंटर पर बैठकर पैसे लिया करती थी। हर हफ्ते भवानी आधा मुनाफा सीता को दिया करती थी। कुछ महीनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जयंती लाल के मन में एक विचार आया। दिन ब दिन हमारा मुनाफा बढ़ता ही जा रहा है। वो तो है, पर ये मुनाफा आधा ही हमें मिलता है। हाँ, पर इसमें कर भी क्या सकते हैं? सीता के हाथ में स्वाद है, इसीलिए तो हमारी दही कचौरी इतनी बिक रही है। तो क्यों ना हम सीता को मुनाफे के बजाय रोज के पैसे दें? इससे हमारा मुनाफा भी बढ़ जाएगा। वो भी है, मैं आज ही उससे बात करती हूँ। भवानी सीता से बात करने आई। क्या हुआ दीदी, आप यहाँ? सीता, आजकल महंगाई बढ़ गई है, तू तो जानती है। ऊपर से वो दुकान भी मेरी है, तो आधा मुनाफा मुझे जम नहीं रहा। ऐसा करते हैं, मैं तुझे रोज के पैसे दे दिया करूँगी, रोज के 300 रुपए। दीदी, लेकिन हमारी बात तो आधे मुनाफे की हुई थी ना, अब आप मुकर क्यों रही हैं? लगता है तेरे मन में लालच आ गया है। लालच मुझ में नहीं, आप में आया है दीदी। अब जब आपकी दही कचौरी ज्यादा बिकने लगी है, तो ज्यादा पैसों की लालच में आप मुझे कम पैसे देने के बारे में सोचती हैं। अब तो मुझे उल्टा जवाब देगी। मेरी ही गलती थी जो मैं तुझे गरीब समझकर यहाँ ले आई, रहने को घर दिया, काम दिया। अब इसमें गलत क्या है दीदी? मैं तो बस अपना हक मांग रही हूँ। दिन भर मैं और मेरा बेटा दुकान में काम करते हैं, आधा मुनाफा तो हमारा हक बनता है ना। अभी क्या अभी निकल यहाँ से, मैं किसी और को काम पर रख लूंगी। सीता और श्याम उसी वक्त वहाँ से चले गए।
चलते चलते वो दोनों एक पार्क में पहुँचे। सीता पार्क के बेंच पर बैठ गई। अब हम दोनों को गांव लौटना होगा। माँ, क्यों ना हम अपना दही कचौरी का ठेला लगा दे, थोड़े पैसे तो हमारे पास है ही। वो तो है, लेकिन हम रहने का इंतजाम कैसे करेंगे? देखते हैं माँ। सीता और शाम को एक झोंपड़ी किराए पर मिल गई और फिर बचे हुए पैसों से उन लोगों ने एक हाथ गाड़ी खरीदी और इस हाथ गाड़ी पर दही कचौरी बनाकर बेचना शुरू किया। एक दही कचौरी देना बहन। अभी देती हूँ। सीता के ठेले पर ग्राहक आने लगे और उसके दही कचौरी के स्वाद की तारीफ भी करने लगे। दीदी, आपकी दही कचौरी बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद, मैं तो रोज आऊंगी खाने। जी बिल्कुल, आइए। पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई हुई थी। ये पैसे तो भवानी दीदी के आधे मुनाफे से भी ज्यादा हैं। और ये पूरा हमारा है माँ। हाँ, ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। सीता और शाम रोज अपनी हाथ गाड़ी पर दही कचौरी बेचते रहे। दिन ब दिन उनके ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। सीता और शाम जी जान से मेहनत कर रहे थे और इसी कारण उनका मुनाफा भी बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ भवानी ने अपनी दुकान में एक दूसरी औरत को काम पर रख लिया था। अरे दीदी, बुरा मत मानना, ये स्वाद पहले की तरह अच्छा नहीं है। खाना है तो खाओ, वरना चलते बनो। एक तो भवानी की कचौरियों का स्वाद अच्छा नहीं था, ऊपर से वो लोगों से ढंग से बात तक नहीं करती थी और इसी वजह से उनका व्यापार डूबने लगा था। एक ही महीने में ग्राहक घट गए। अब भवानी का मुनाफा तो छोड़ो, जो लागत थी वही नहीं निकल रही थी। इस हफ्ते भी कोई मुनाफा नहीं हुआ। मुझे लगता है तुम्हें कचौरी का व्यापार बंद कर देना चाहिए। मैं उस दुकान को किराए पर चलाकर कुछ तो मुनाफा कमा लूंगा। शायद यही सही रहेगा। भवानी ने दही कचौरी की दुकान बंद कर दी और यहाँ सीता और शाम ने इतनी तरक्की कर ली कि उन्होंने एक दुकान किराए पे ले ली। सीता और शाम की मेहनत रंग ला रही थी और वही लालची जयंती लाल और भवानी का लालच उन पर ही भारी पड़ा। उनकी दही कचौरी की दुकान बंद हो गई। इसीलिए कहते हैं, ईमानदारी सबसे सही नीति है। अगर भवानी और जयंती लाल ईमानदारी से सीता को आधा मुनाफा देते तो आज उनका मुनाफा भी कई गुना बढ़ चुका होता, पर लालच ने उनकी नैया डुबा दी। गांव के बाजार में सुधांशु की पकोड़े का ठेला था। जैसे ही वो अपना ठेला खोलता, ग्राहक आ जाया करते थे। मुझे एक प्लेट प्याज के पकोड़े। मुझे आलू के पकौड़े। सुधांशु बहुत खुश था क्योंकि उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। सुबह से शाम तक उसके ठेले पे हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अरे भाई, 2 प्लेट प्याज के पकौड़े और 1 प्लेट आलू के पकौड़े दे दो। ये लो भाई। अरे भाई, मैं तुमसे रोज पकौड़े खरीदता हूँ, कभी तो कुछ पकौड़े ज्यादा दे दो। भाई, मैं माप से ज्यादा अपने घर वालों को भी नहीं देता। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। ठीक है, दे दो। सुधांशु के परिवार में उसकी पत्नी सुधा थी। आ गए आप? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। पता है, मेरी सहेली के पति ने उसे नया हार दिलवाया है और एक आप है जो कभी कुछ नहीं दिलवाते हो। अच्छा, पिछले महीनों तो तुम्हारे लिए नई साड़ी लाया था। हाँ हाँ, याद है, वो भी सेल में से। सेल हो या ना हो, पर मैंने लाई तो थी ना। तुम जैसा कंजूस पति मैं कभी नहीं देखा। हर महीने अपने लिए नए नए कपड़े खरीदते रहते हो और एक महीने तुमने मेरे लिए साड़ी क्या खरीद ली तो इतना बोल रहे हो। क्यों ना खरीदूं, आखिर पैसे भी तो मैं ही कमाता हूँ। मतलबी। सुधांशु स्वभाव से मतलबी था। वो सिर्फ अपना भला सोचता था। सुधांशु की पकोड़े की दुकान अच्छी चल रही थी, उसकी आमदनी भी बहुत अच्छी थी। अचानक एक दिन सुधांशु के दुकान के सामने एक और ठेला खुला, गौरव का आलू पफ का ठेला। नया ठेला देखकर ग्राहक वहाँ चले गए।
अरे भैया ये क्या है? ये शहर के मशहूर आलू पफ हैं। दीदी, आप एक बार खाओगी तो बार बार मांगोगी। ठीक है भैया, दे दो। अभी लीजिए। गौरव ने उस औरत को आलू पफ दिया। औरत ने आलू पफ चखा और वो खुश हो गई। ये तो बहुत अच्छी है, अब से मैं रोज यही खाऊंगी। वैसे भी कौन उस कंजूस पकोड़े वाले से पकोड़े खरीदेगा? सुधांशु के कई ग्राहक पकोड़ों के बदले आलू पफ खरीदने लगे और एकाएक सुधांशु के ठेले पर रहने वाली भीड़ अब गौरव के ठेले पर आ गई थी। ये देखकर सुधांशु परेशान था। ये आलू पफ वाला नया है, कुछ दिनों में लोग इसे भुलाकर वापस पकौड़े खाने लगेंगे। सुधांशु खुद को तसल्ली दे रहा था। खैर दिन बीते, पर गौरव के आलू पफ वाकई में अच्छे थे, इसीलिए ग्राहक अभी भी उसी के ठेले पे दिखते थे। इस आलू पफ वाले ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। पता नहीं कहां से आ गया। अगर ये नहीं होता तो सब कुछ अच्छा ही चलता। सुधांशु सोचने लगा कि कैसे वो गौरव को अपने रास्ते से हटाएगा। गौरव बहुत खुश था। आते ही उसका व्यापार चल पड़ा था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी मुसीबत हल कर दी। गौरव स्वभाव से भी बहुत भोला और दयालु था। जब भी उसके ठेले पर कोई गरीब आता, वो मुफ्त में उन्हें आलू पफ खिलाया करता था। गौरव की सारी हरकतें सुधांशु गौर से देख रहा था। ये तो बहुत ही भोला है, इसे तो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, पर पहले मुझे इससे दोस्ती करनी होगी। और फिर इसी सोच से सुधांशु ने गौरव से बातें करना शुरू कर दिया। अरे भैया, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है, आप बताइए। सुना है आपके आलू पफ बहुत ही स्वादिष्ट हैं, कभी हमें भी खिलाइए। अरे अभी लीजिए। गौरव ने सुधांशु को आलू पफ दिया। सुधांशु ने वो चखा। अरे वाह, ये तो बढ़िया है, एकदम नया आइटम है, खाकर मजा आ गया। आपको अच्छा लगा ना? यही काफी है। ये आइटम तो आपको बड़ी दुकान खोलकर बनाना चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर दुकान खोलने के लिए पैसा नहीं है। वैसे मैं भी दुकान खोलने वाला हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो एक साथ दुकान खोलते हैं, जिसमें 2 काउंटर होंगे। तुम आलू पफ बेचना और मैं अपने पकौड़े, मतलब पार्टनरशिप। हाँ वही, मैंने तो बड़े बाजार में एक दुकान भी देख रखी है। वाह, ये तो अच्छा होगा, बड़े बाजार में अच्छी बिक्री भी होगी। हाँ वो तो है, मैं तो कब से किसी को ढूंढ रहा था जो आधे पैसे भरे और मेरा पार्टनर बन जाए। बड़े बाजार में दुकान का खर्च कितना है? यही कोई 6 लाख। मेरे पास 3 हैं और 3 की जरूरत है। ठीक है, मैं देता हूँ, आपको कल बताता हूँ। ठीक है भैया। सुधांशु गौरव को अपने जाल में फंसा रहा था। गौरव घर गया और वहाँ उसने ये सब अपनी पत्नी लता को बताया। ये तो बहुत अच्छा है। मेरे पास 1.5 लाख तो हैं, पर बाकी के 1.5 लाख कहाँ से करूं? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मेरे ये गहने कब काम आएंगे। आप उन्हें गिरवी रख दीजिए और फिर जब आपके पास पैसे आ जाए तो छुड़वा लेना। ठीक है, यही सही रहेगा। गौरव ने लता के सारे गहने गिरवी रख दिए और बैंक से अपने बचत किए हुए पैसे भी निकाल लिए। भैया, पैसों का इंतजाम हो गया है। अरे वाह, तो तुम चलो, कल हम दोनों मिलकर वो दुकान खरीदते हैं। ठीक है भैया। गौरव और सुधांशु ने मिलकर मालिक को पैसे दिए और फिर मालिक ने सुधांशु को दुकान की चाबी दे दी। आखिर हमारा सपना पूरा हो गया। हाँ, अब एक काम करो, तुम अपने ठेले पे जाओ, मैं यहाँ मरम्मत और 2 काउंटर लगवाने का काम संभालता हूँ। कम से कम उसी बीच में तुम कुछ तो कमा लोगे। ठीक है भैया। गौरव अपने ठेले पर पहुंचा और आलू पफ बेचने लगा। कुछ दिन बीत गए। सुधांशु का पकोड़े का ठेला बंद ही था। एक हफ्ते बाद जब गौरव दुकान देखने गया तो उसने देखा कि सुधांशु पहले से वहाँ पकोड़े बेच रहा था और दुकान में बस एक ही काउंटर है। अरे भैया, काउंटर तो मस्त है, लेकिन मेरा काउंटर कहाँ है? कैसा काउंटर? कौन सा काउंटर? ये दुकान मेरी है, यहाँ बस एक ही काउंटर रहेगा।
ये तो सरासर धोखेबाजी है। इस दुकान के आधे पैसे मैंने दिए हैं। अच्छा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? और अगर है तो जाकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ। गौरव की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी सारी जमा पूंजी बर्बाद हो गई थी। गौरव रोते हुए जंगल की ओर चल पड़ा। हे भगवान, ये क्या कर दिया? मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? इससे अच्छा तो मुझे मार ही देता। गौरव का रोना सुनकर वृक्ष देवी उसके सामने आई। गौरव, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम तो एक अच्छे इंसान हो। तुमने कई लोगों की मदद की है और वही अच्छाई आज तुम्हारे काम आएगी। वो कैसे? इस पेड़ के ताने में हाथ डालो। जो भी तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा है। ठीक है। गौरव ने पेड़ के तने में हाथ डाला तो उसके हाथ में सोने के सिक्के लगे। गौरव ने मुट्ठी भर के सिक्के बाहर निकाल लिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सोने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। याद रहे, अच्छे काम करना मत भूलना। मैं हमेशा लोगों का भला करते रहूंगा। गौरव ने लता के गहने छुड़वा लिए, नया घर ले लिया और एक दुकान भी खरीद ली। आखिर उसे जो भी चाहिए था वो सब मिल गया। वहाँ दूसरी ओर सुधांशु की बुराई की वजह से उसका व्यापार डूब गया। उसे दुकान बेचनी पड़ी और वो वापस रोड पर आ गया। इसलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। माखन की एक पाव भाजी की गाड़ी थी, जहां गांव के सभी लोग पाव भाजी खाने आया करते थे। माखन भैया, एक मस्त मक्खन पाव भाजी बना दो। अभी लो भैया। वाह वाह भैया, आपके हाथों में तो जादू है। इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी कैसे बना लेते हैं? बस ऊपर वाले की कृपा है। माखन के ग्राहकों को उसकी पाव भाजी बहुत पसंद थी। इस पाव भाजी को बनाने के लिए माखन रोज सवेरे उठकर सब्जी मंडी पहुंच जाया करता था और सबसे अच्छी सब्जियां खरीदता था। फिर वो दूध की डेयरी जाकर मक्खन खरीदता था। इन अच्छी चीजों से बनी हुई पाव भाजी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक थी। माखन अपनी पाव भाजी 30 रुपए में बेचता था और ग्राहक भी इसे बड़े चाव से खाते थे। लेकिन फिर माखन की गाड़ी के बगल में एक वड़ा पाव की गाड़ी खुली। माखन भैया, आपकी पाव भाजी तो बहुत स्वादिष्ट है। ऊपर वाले की कृपा है। अक्सर माखन और गिरधर बातें करते थे। एक दिन की बात है। भैया, आपको उस रात के बाजार के बारे में पता चला क्या, जहां सब्जियां बहुत ही सस्ती मिलती हैं? रात का बाजार? जो सब्जियां दिन भर बच जाती हैं, उसे रात में सस्ते में बेचते हैं। लेकिन वो तो इतनी अच्छी नहीं होंगी ना? अच्छी बुरी से हमें क्या करना है? इससे हमारा मुनाफा ही होगा और ग्राहकों को स्वाद का फर्क भी नहीं समझ आएगा। वो तो ठीक है, चलिए आज रात को चलते हैं। गिरधर और माखन रात को सब्जियों के बाजार में पहुंचे। वहां माखन ने आधे दामों पर सब्जियां खरीदी। ये सब तो आधे दामों पर मिली। देखा, मैं ना कहता था कि हमारा मुनाफा होगा। अगले दिन माखन ने इन सब्जियों से पाव भाजी बनाई। वाह भैया, बहुत बढ़िया। माखन खुश था कि उसके ग्राहकों को कुछ फर्क समझ में नहीं आ रहा था। माखन ने ज्यादा मुनाफे के लालच में वही सब्जियां खरीदी
और पाव भाजी बेचता रहा। लेकिन उसकी ये खुशी बहुत छोटी थी। एक दिन एक औरत रोते हुए माखन की दुकान पर आई। तुम्हारी वजह से मेरे पति अस्पताल में है। मैंने क्या किया? क्या किया? वो तुम्हारे ठेले से रोज पाव भाजी खाते थे, तो उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई और डॉक्टर बोल रहे हैं कि पाव भाजी की वजह से हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सुनते ही उसके ग्राहकों ने पाव भाजी की थाली नीचे रख दी। अरे मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। माखन बहुत बोलता रहा, पर किसी ग्राहक ने उसकी एक ना मानी। सब चले गए। उसके बाद गांव का कोई भी व्यक्ति माखन की पाव भाजी नहीं खाता था। चारुलता के बड़े बेटे प्रकाश की शादी हुए 5 साल हो चुके थे। अब उसने अपने छोटे बेटे अरुण की शादी गुंजन से करवा दी। शादी के बाद गुंजन देवनारी बनकर ससुराल आई और मंजुला उसकी जेठानी बन गई। मंजुला बहुत मनमौजी थी। वो अपनी देवरानी के सरल स्वभाव का फायदा उठाकर उससे सारे काम करवाने लगी और खुद मन मर्जी करने लगी। गुंजन, मेरी सहेली ना बहुत बीमार है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, घर का काम तुम कर लेना। ठीक है भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम संभाल लूंगी। मंजुला रोज बहाने बनाकर अपनी सहेली के घर जाने लगी, जहाँ पर वो सहेलियों के साथ बैठकर जुआ खेलने लगी। ये मेरी 200 की बाजी। अरे वाह, मैं जीत गई। वाह मंजुला, आज तो तूने सारी बाजी जीत ली, तू तो पक्की खिलाड़ी हो गई है। रोज रोज सहेलियों के साथ जुआ खेलने से मंजुला को जुए की लत लग गई थी। अब वो घर पर अपने पति के बटुए से भी पैसे चुराकर जुआ खेलने लगी। उधर देवरानी गुंजन चुपचाप अकेली घर का सारा काम करती। बहू, घर का सारा काम तो बस तू ही करती दिखती है। मंजुला कहाँ है? माँ जी, भाभी रोज सत्संग में जाती हैं। धीरे धीरे मंजुला जुए में पैसे हारने लगी। मैं फिर से हार गई। अगली बाजी शुरू करो, इस बार मैं जरूर जीतूंगी। मंजुला, अब तुझ पर 5,000 रुपए उधार हो चुके हैं। जब तक तू वो पैसे नहीं देगी, हम तुझे नहीं खिलाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। सहेलियों की बातों से मंजुला परेशान हो गई। जब तक वो पैसे नहीं देगी, कोई उसके साथ नहीं खेलेगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन मंजुला ने अपनी सास चारुलता के गले में एक नई सोने की चेन देखी। अगर मैं मौजी की ये चेन चुरा लूं, तो इसे गिरवी रखकर कम से कम 10-15 बाजी खेल सकती हूँ और फिर पैसे जीतकर ये चेन छुड़ा लूंगी। हाँ, ये सही तरीका है। उसी रात को चारुलता के सोते ही मंजुला ने अपनी सास के गले से चेन उतार ली और अगले दिन फिर बहाना बनाकर अपनी सहेली के घर चली गई। गुंजन, अगर माजी पूछे तो उनसे कहना मैं सत्संग में गई हूँ। मंजुला ने सहेली के घर सास की सोने की चेन गिरवी रखकर फिर से जुआ खेलना शुरू किया और बहुत सारी बाजी खेलने के बाद भी वो कुछ नहीं जीत पाई। हे भगवान, मैं ये सोने की चेन भी हार गई। अब मैं क्या करूं? मंजुला, तेरी ये सोने की चेन अब मेरी हो गई। अगर तुझे और खेलना है तो और पैसे लाने पड़ेंगे। मंजुला अब असमंजस में पड़ गई। अब वो पैसे कहाँ से लाएगी? उधर घर पर चारुलता को अपने गले में सोने की चेन गायब दिखी तो उसने सबको इकट्ठा कर लिया और रोने लगी। ओह, मेरी सोने की चेन कहाँ गुम गई? कल तक तो मेरे गले में थी। माँ जी, चेन मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। इधर मंजुला की जुए की लत उसे परेशान कर रही थी। एक बार कहीं से पैसे मिल जाए तो मैं फिर से पत्ते खेल सकूंगी।
मंजुला ने इस बार अपनी सास चारुलता की तिजोरी से पैसे चुराने का मन बनाया। तिजोरी की चाबी माँ जी ने गुंजन को दी है। अगर मैं वो चाबी चुराकर पैसे निकाल लूं, तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मंजुला ने रात को गुंजन के कमरे से तिजोरी की चाबी चुराकर उसमें से पैसे चुरा लिए, लेकिन इस बार उसको गुंजन ने पकड़ लिया। भाभी, आप तिजोरी में से पैसे चुरा रही है? तभी वहाँ चारुलता आ गई। सास को सामने देख मंजुला ने सारा इल्जाम गुंजन पर लगा दिया। देखिए माँ जी, आपकी छोटी बहू चोर है। वो आपकी तिजोरी से पैसे चुरा रही थी। सोने की चेन भी इसी ने चुराई होगी। चारुलता को गुंजन पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुंजन को माता पिता के घर भेज दिया। दुखी गुंजन बिना कुछ बोले चली गई। कुछ दिन बीत गए, लेकिन मंजुला की जुआ खेलने की तलब बढ़ती गई। गुंजन चली गई, अब मैं सहेली के घर कैसे जा पाऊंगी? अपनी लत के वश होकर मंजुला ने अपनी सास की चाय में नींद की दवा मिला दी। चाय पीते ही उसकी सास सो गई। फिर मंजुला चुपके से उसके सोने के कंगन लेकर सहेली के घर चली गई। अरे वाह मंजुला, इस बार कंगन लाई है, मान गए। मंजुला ने फिर से खेलना शुरू किया। उसने पहली बाजी में जैसे ही कंगन दांव पर लगाए, उसकी सास और देवरानी गुंजन वहाँ आ गए। माँ जी, गुंजन, आप दोनों? चारुलता ने मंजुला को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जुए की लत को सबके सामने उजागर कर दिया। मंजुला बहू, मुझे तुम पर बहुत दिनों से शक था, लेकिन जब तुमने छोटी बहू पर इल्जाम लगाया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। भाभी, आपने सत्संग के नाम पर झूठ बोला और घर में चोरी करके सबका दिल दुखाया है। तुम्हारे जुए की लत और जीतने के जुनून की वजह से तुम मेरे कंगन और चेन दोनों गवा चुकी हो। वो तुम्हारे हिस्से के गहने थे, अब मेरे बाकी गहनों पे सिर्फ छोटी बहू का हक है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। हर जुआरी को लगता है कि वो बहुत सारा पैसा जीतेगा, लेकिन अगर एक बार जुए की लत लग जाती है तो बर्बाद कर देती है। किसी भी चीज की लत या उसका नशा इंसान को तबाह ही करता है, इसीलिए इससे दूर ही रहना चाहिए।